नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त आज आपके सामने। मित्रों, आपके सामने फिर सीडीएस की पीआई को लेकर आया हूँ। कल हमने जहाँ पर छोड़ा था सिस्मिक गैप्स, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन कर चुके थे हम। आगे को सारी जीके के सवाल करेंगे। तो सिस्मिक गैप हमारा पहला सवाल है। जैसे कि आपको पता है पीआई की कितनी महत्वता है आने वाले सारे एग्जामों के लिए, चाहे वो पीसीएस हो, सीडीएस हो, इनफ हमारा सीएपीएफ क्यों ना हो, हमारा चाहे कोई पेपर हो, इस पैटर्न में रहेंगे तो आपकी सीएपीएफ की भी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी, यूपीएससी की भी बहुत अच्छी रहेगी और पीसीएस की तो रहेगी ही रहेगी। मित्रों, मैं ये बिल्कुल सबूत सही दिखा रहा हूँ आपको। सिस्मिक गैप अगर आपसे पूछा जाए, 26वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि सिस्मिक गैप क्या होता है। सिस्मिक गैप का मतलब होता है सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज दैट हैव नॉट रैप्चर्ड इन रीसेंट पास्ट। अभी अभी कुछ समय पहले वो रैप्चर्ड नहीं हुआ हो और वो एक सेक्शन हो प्लेट बाउंड्री का, उसे हम कहते हैं सिस्मिक गैप। मित्रों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। इन अब्सेंस ऑफ कोल्ड लेबरार करंट, देखिए ये हमारा उस समय करंट में चला था, इसलिए इसको छोड़ देंगे हम। इसका हमारा सवाल हमारा फिर ये हमारा दोस्तों न्यूमेरिकल का आ गया। सीटीएस वाले जरूर देखें इसको। मैं इसका सही उत्तर मार देता हूँ यहाँ पर। 20 आंसर इसका सही है। सीटीएस वाले जरूर देखें इसको अच्छी से। देखिए बहुत अच्छा सवाल आ गया पीसीएस लेवल का। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज प्रोमिनेंटली यूज इन मोबाइल फोन बैटरीज। जैसा कि आपने सुना भी होगा, मोबाइल फोन बैटरीज में कौन सा मेटल यूज किया जाता है। जी हाँ मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं इसका उत्तर लिथियम होने वाला है तो बिल्कुल आपने सुना भी होगा लेड लिथियम बैटरीज हमने सुना होगी, सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है जो मोबाइल फोन बैटरीज में यूज होता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट प्रैक्टिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थी इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा सवाल है। तो उस हेल्थी इन्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस कौन सी है पूछ रहे हैं जी। ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज बिफोर इट रिलीज। मित्रों, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा जो हमारा बैड इफेक्ट रहता है वो हमारे सीवेज का रहता है। तो ट्रीटमेंट हो जाए डोमेस्टिक सीवेज का, घर घर से जो सीवेज निकल रहे हैं, जैसे ही वो रिलीज हो उससे पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो सबसे अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा पर्यावरण के लिए भी। मित्रों याद करके या रखिए सीवेज। देखिए फिर हमारे सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत अच्छा सवाल है। ये ग्रास पूछे हैं, क्वेश्चन आते भी हैं मित्रों, खासकर सीडीएस और सीएपीएफ और पीसीएस वाले तक। पीसीएस में भी ये सवाल आ गए हैं कौन कौन सी ग्रास कहाँ पूछी जाती है। जैसे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये दिया भी है वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी में। अगर आप देखेंगे पंपाज और परियाराज अगर आप देखते हैं तो ये जरूर आपको वहाँ मिलता है। अगर हम बात करें कि जो ललानोज जो हमारी ग्रास है, जी हाँ मित्रों, ये अर्जेंटीना की दिखती है। अगर आप पराइरीज की अगर बात करें, पराइरीज ग्रास जो है मित्रों, जी हाँ मित्रों, ये यूएसए की है पराइरीज। और पंपास बहुत प्रसिद्ध हमारी जो पंपा गैस है, पंपा भी अगर आप याद रखेंगे तो जी हाँ मित्रों, ये हमारी कहाँ की है, पंपा गैस जो है हमारी। रुकिए मित्रों रुकिए, थोड़ी ये यहाँ पर गलती हो गई, मैं मिस्टेक चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ जल्दीबाजी में। देखिए अगर ललानोज की अगर बात करी जाए, ललानोज जो घास है वो मित्रों हमारी वेनेजुएला में मिलती है। प्रियारीज जो हमारी घास है वो हमारी मित्रों यूएसए में मिलती है। और जो हमारी पंपा है वो बहुत प्रसिद्ध हमारी कहाँ की, अर्जेंटीना की घास है। और डाउन्स घास जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। अगर आप सिर्फ अगर आपको पंपा भी अगर पता होगा मित्रों, देखिए सी का 4, जैसे कि आप देख रहे हैं सी का 4 हमारा सिर्फ 2 जगह है, तो आप 2 आराम से एलिमिनेट कर देंगे। ऐसे ही अगर आपको प्रियारीज पता होगा, बी का 3, देखिए बी का 3 सिर्फ 2 जगह है, ऐसे ही आप एलिमिनेट कर देंगे। तो ये आपको 2 तो खासकर बहुत अच्छी से याद रखने पड़ेंगे आपको, पंपास अर्जेंटीना, प्रियारीज यूएसए, ललानोज वेनेजुएला और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। देखिए नेक्स्ट सवाल है। वू अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट एटम इज इंडिविजिबल। किसने प्रपोज किया था कि जो एटम है वो हमारा इंडिविजिबल है। जी हाँ मित्रों, डेल्टन थ्योरी में अगर आप पढ़ेंगे तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है कि एटम इनविजिबल है, हमारे डेल्टन की थ्योरी ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है। टैंक इरिगेशन इज कॉमनली, ठीक है, टैंक इरिगेशन की बात आ रही है, फाउंड इन साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाट कुड बी द रीजन। इसके पीछे रीजन क्या है टैंक इरिगेशन का, अगर हमारे साउथ सेंट्रल पार्ट में है तो उसके पीछे रीजन क्या है। हाँ मित्रों, अगर आप ये देखिए अनसफिशेंट सेलो ग्राउंड वाटर, बिल्कुल कमी होती है वहाँ। रॉकी प्लेट्यू विद इम्पीरियस सरफेस डिप्रेशन, बिल्कुल होता है। अंडुलेटिंग टेरेन्स हेल्प इन अकुमुलेशन ऑफ रेन वाटर इन डिप्रेशन और मैनमोड टैंक। जी मित्रों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपको पता ही होगा। इसके सही उत्तर बन जाने वाला है डी। सारे के सारे कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 34th क्वेश्चन है, इज आर द रीजन बिहाइंड गुजरात बीइंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट। देखिए गुजरात, एक फैक्ट हमको यहाँ से पता चल गया कि गुजरात जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है सॉल्ट का।
इसके पीछे हमारा कारण क्या है। देखिए मित्रों, बहुत ही लाजवाब सवाल है, 5 स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर। ये पूछा गया सवाल है और बार बार पूछते भी हैं ऐसे सवालों को। तो हाँ मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं इसका उत्तर, देखिए लॉन्ग लाइन कोस्ट लाइन, ये तो बिल्कुल ठीक है, मान सकते हैं कि गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन हम मान सकते हैं, पर ये कारण नहीं रह सकता हमारा सॉल्ट का। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये गलत उत्तर होगा बिल्कुल। जी अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल जी, ये गलत रहेगा बिल्कुल। कोस्ट लाइन जरूर हमारा, अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है, तो गुजरात आप मारेंगे, बिल्कुल सही होगा, मैं मानता हूँ। देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हॉट एंड ड्राई कंडीशन, देखिए सॉल्ट बनने का सबसे फेवरेबल कंडीशन जो रहती है वो गर्म और ड्राई रहता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गल्फ एरिया का इसमें कोई रोल ही नहीं है, गल्फ बिल्कुल अजीब सा ऑप्शन है बिल्कुल। गल्फों को अगर हम हटाएंगे तो 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही हट जाएंगे, ये भी और ये भी। और आपको पता होना चाहिए कि लेंथ, कोस्ट लाइन की लेंथ से कोई रोल नहीं है सॉल्ट का, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ओनली 2। मित्रों, अगर ये आपसे पूछा, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है, तो गुजरात की है, आप मारेंगे पक्का, ये आया हुआ सवाल है, बता रहा हूँ आपको। देखिए फिर हमारा करंट का आ गया, हम छोड़ देंगे, वाले देख लें, सीडीएस वाले बच्चे देख लें अच्छी से, बहुत अच्छी तरीके से। मैं इसका आंसर मार देता हूँ, इसका ए आंसर जो है वो बिल्कुल सही बन जाएगा मित्रों। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ओजोन लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग। मित्रों ये कह रहे हैं कि जो ओजोन लेयर है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की, ये बहुत महत्वपूर्ण है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बिकॉज क्यों है, जैसा कि आपको पता होगा जो ओजोन लेयर है बहुत बड़ा, क्यों वो, क्योंकि यूवी रेस को रोकती है। मित्रों आपने पढ़ा होगा, जरूर ये आपने सवाल पढ़ा होगा, यूवी रेस को रोकती है हमारी, तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। ये प्रिवेंट, रोकती है यूवी रेस को आने से। यूवी रेस बहुत हार्मफुल रेस होती है, जो खतरनाक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो धरती में रह रहे हैं मित्रों, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखिए, ये हमारा पूछ दिया गया है, करंट जैसा है, मतलब ये न्यूमेरिकल जैसा है, इसको छोड़ देंगे। फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कोल्ड वेव, देखिए मित्रों वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोल्ड वेव से सवाल उठाकर दे दिया इन्होंने। विंटर सीजन नॉर्थन इंडिया में, कोल्ड वेव का क्या रोल होता है विंटर सीजन में नॉर्थन भारत में, अगर हम इस कथन की बात करें तो जी हाँ मित्रों, देयर इज अ लैक ऑफ मरीन टाइम इन्फ्लुएंस, बिल्कुल कमी रहती है। नॉर्थन इंडिया इज नियरर टू द हिमालयन रीजन, बिल्कुल है, हिमालयन से बहुत नज़दीक है। एयर मासेस कम फ्रॉम पोलर रीजन टू नॉर्थन, पोलर से नहीं आती मित्रों, ये हमारी मेडिटेरियन अगर लिखा होता तो जरूर सही होता, ये गलत है, इसलिए 1 और 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर लिखा है विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग। देखो मित्रों, इंडियन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपने जरूर पढ़ा होगा इसको, कि इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है हमारी वो केमिकल वेदरिंग नहीं है। आपने पढ़े होंगे फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, आपने अलग अलग पढ़े होंगे। तो केमिकल वेदरिंग का अगर हम बात करें मित्रों, तो इसमें जो सही उत्तर बन जाएगा वो है एक्सफोलिएशन। अब आप कमेंट करके बताइए एक्सफोलिएशन हमारा किस प्रकार का वेदरिंग है। ये तीनों याद कर लीजिए, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, सॉल्यूशन, तीनों के तीन केमिकल वेदरिंग है। देखिए करंट का आ गया, इसको हटा देंगे। हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द 5th पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये पीरियड और टेबल से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप इसको, खासकर सीडीएस वाले बच्चे अगर इसको देख के जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। 18 होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर साइकिल, देखो मित्रों एनवायरनमेंट का बहुत ही शानदार सवाल है, वाटर साइकिल के बारे में कौन सा कथन हमारा बिल्कुल सही है। मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, वाटर साइकिल जो है उसमें हमारा सही उत्तर जो बन जाएगा मित्रों वो ये रहेगा कि अंडरग्राउंड वाटर में अल्सो बी कनेक्टेड टू सरफेस वाटर। वाटर साइकिल का सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट बनता है वो ये बनता है, अंडरग्राउंड वाटर में अल्सो बी कनेक्टेड टू सरफेस वाटर। बिल्कुल, तभी हमारी वाटर साइकिल चल सकती है मित्रों, जब अंडरग्राउंड वाटर जो है हमारा वो सरफेस वाटर से कनेक्ट होगा। पानी, बारिश होगी, पानी जाएगा आएगा वापस, ऐसी चलती रहती है हमारी वाटर साइकिल। मित्रों याद रखिए बहुत अच्छी तरीके से। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड ज्योग्राफी से, मैं बार बार कह रहा था आपसे, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सीडीएस सीएपीएफ वाले बच्चों के लिए। ये दवा दवा के सवाल देती है यूपीएससी हमारी, और पीसीएस भी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जहाँ जहाँ पीसीएस में वर्ल्ड ज्योग्राफी देती है वो भी हमारे 3-4 सवाल देती है, और ऐसे सवाल देती है कि इसमें आप शक खाएंगे बिल्कुल। इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से नेगलेक्ट मत कीजिए, मतलब पढ़िए उसको अच्छी से। देखिए करंट के बारे में पूछा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में दिया है, एनसीईआरटी का ही सवाल है एक प्रकार से। ओशियन करंट अगर आप बात करें, हम्बोल्ट आपने पढ़ा होगा जरूर,
ये बहुत अच्छा सवाल है। हम्बोल्ट आपने पढ़ा होगा, ये हमारा चिल्ली पीरू में चलता है हम्बोल्ट करंट। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल चिल्ली पीरू में चलता है। और जो अगर हमारी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो हमारे यूनाइटेड किंगडम नॉर्वे तक चलती है। अटलांटिक से आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बगल में ही। बेंगलुया जो है सर हमारा मित्रों, बेंगलुया जो है हमारा वो चलेगा हमारा नम्बिया अंगोला में। और अगुलहस जो है हमारा मित्रों वो मोंजोबिया और मदकसागर। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये अगुलहस वाला। अगर आपको अगुलहस वाला पता होगा, देखो अगुलहस वाला अगर आपको पता होगा D का 3, वो सिर्फ 2 जगह है। और अगर आपको साथ साथ में ये पता होगा कि हमारा जो अगर आपको हेम्बोल्ट पता होगा, हेम्बोल्ट 2, देखिए दोनों जगह है 2, क्योंकि हम्बोल्ट बहुत प्रसिद्ध करंट है हमारा चिल्ली पीरू का। अगर आपको पता होगा कि बेंगलुला हमारा 1 है, तो देखिए C का 1 सिर्फ एक ही जगह है और वो बिल्कुल सही उत्तर रह जाने वाला है B। बिल्कुल रट लीजिए आप ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। हम्बोल्ट चिल्ली पीरू, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यूनाइटेड किंगडम नॉर्वे, बेंगलुया नम्बिया अंगोला और अगुलहस मोंजबकी और मदकसागर तक चलता है। फिर एक सवाल लाया हूँ मित्रों आपके सामने, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही जानदार सवाल है। द हॉरिजेंटल विंड सर्कुलेशन, देखिए आपने दो प्रकार की विंड सर्कुलेशन पढ़ी होंगी, हॉरिजेंटल वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल सबसे इंपॉर्टेंट रहती है नियर अर्थ सरफेस ड्यू टू द, ये फोर्स वहाँ पर दिए भी हैं मित्रों। ये वहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी खोलकर देखेंगे तो आपको दोनों को दोनों फोर्स मिलेंगे। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं इसका सही उत्तर रहने वाला है, सारे के सारे हमारे वहाँ दिए गए सवाल हैं। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखें, प्रेशर ग्रेडियंट भी रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी रहता है, कोरिलेसिस। देखिए फ्रिक्शनल और कोरिलेस में तो कोई शक नहीं होना चाहिए थे, प्रेशर ग्रेडियंट भी हमारा होता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल में। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगर आपके पास दोबारा ऐसा सवाल आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन नियर अर्थ सरफेस जो होती है वो किस किस फोर्सों के कारण होती है, जी हाँ, प्रेशर ग्रेडियंट, फ्रिक्शनल फोर्स और कोरिलेस फोर्स। नेक्स्ट सवाल है मित्रों आपके सामने, देखिए वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर यूजेस मैग्नेनिन और कॉन्स्टांटेन, इट इज बिकॉज। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, जनरल साइंस का बेसिक सवाल है बिल्कुल। जो वायर बाउंड होती स्टैंडर्ड रजिस्टर में जो वायर बाउंड होती है वो मैंगानीन या कॉन्स्टेंटेन की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि द वायर बाउंड स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड रजिस्टर इज मेड अप ऑफ, या यूज किस चीज़ का यूज़ किया जाता है उसमें, तो पूछ सकते हैं। तो ये मंगानीन या कॉन्स्टेंटेन जो है हमारा, सही उत्तर हो जाएगा। अब ये कैसे यूज होता है, ये क्यों होता है, अब ये आपको पता होना चाहिए क्यों होता है। जी हाँ, दे हैव रजिस्टिविटी विच ऑलमोस्ट रिमेन अनचेंज विद टेम्परेचर। इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो तापमान के साथ बिल्कुल चेंज नहीं होती, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है हमारे वायर बाउंड रजिस्टर में। लपेटे होते हैं जो रजिस्टर में, आपको याद होगा, आपने अगर 10वीं 11वीं में 12वीं में अगर आपने देखा होगा अच्छे से। देखिए इंडियन ज्योग्राफी का बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, सेंचुरी को मिलान कीजिए स्टेट से, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, फेमस आपको पता होने चाहिए, लगभग सारे नहीं भी तो मतलब फेमस आपको सारे याद होने चाहिए, बिल्कुल सारे के सारे। अगर हम बात करें सरवती वैली की, तो जी हाँ, सरवती वैली जो है कर्नाटका, सरवती वैली कर्नाटका मार देंगे आप। अगर बात करें सटकोसिया जॉर्ज की, सटकोसिया जॉर्ज जो है मित्रों उड़ीसा का है। अगर आप बात करें पिरोटन आइसलैंड, जी गुजरात का है। और भगवान महावीर, जैसा कि आपने सुना भी होगा, गुजरात में है भगवान महावीर का सेंचुरी। भगवान महावीर सेंचुरी में हमारी गोवा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। देखो D का 2 अगर आप देखते हो तो सिर्फ 2 जगह है मित्रों, देख लो, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा C, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर बन जाएगा मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए इसको। शरावती वैली कर्नाटका की, सटकोसिया जॉर्ज सेंचुरी उड़ीसा की, पिरोटन आइसलैंड गुजरात का, भगवान महावीर गोवा, बहुत प्रसिद्ध है। सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन, बहुत बार आपने सुना होगा मेरे मित्रों, ये बहुत अच्छा सवाल है कि सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में, आपने 9th 10th में जब आपने पढ़ा होगा तो जरूर आपने सुना होगा ये केरोसिन ऑयल में। और सोडियम में आपको एक और बता दूं, सोडियम के बारे में एक और चीज फैक्ट, सोडियम हमारा चाकू से भी काट सकते हैं आप, इसको नाइफ से भी काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट मेटल होता है हमारा सोडियम। और इसको केरोसिन ऑयल में हमारा स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये पानी से बिल्कुल रिएक्ट कर जाता है तुरंत, धूप से बिल्कुल पिघल जाता है, खत्म हो जाएगा बिल्कुल हवा आते ही, धूप आते ही। ठीक है, ये याद रखना चाहिए।
द वर्ड वैक्सीनेशन, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। वैक्सीनेशन शब्द जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या है? ये देखिए ये अमर क्वेश्चन है, बार बार आएगा। इसका मतलब काऊ होता है वैक्सीनेशन का मतलब। जो वर्ड वैक्सीनेशन है एक हमारा एक लैटिन वर्ड है, आपको एक बात याद ये रखनी है, और दूसरी बात इसका मतलब होता है काऊ। देखिए ऋग्वेदा इंडियन हिस्ट्री के सवाल आ गया मित्रों, देख लो। लाजवाब सवाल लाया है आपका भाई आपके सामने, बिल्कुल सारे के सारे डाउट जितने हैं सब खत्म हो कर देंगे आज ही बिल्कुल आपके। देखिए इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। देखो ऋग्वेदा से सवाल आ गया, अब वेदा से उठा रहे हैं तो वैदिक चैप्टर आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। वैदिक चैप्टर आप जाके अच्छी से पढ़ लीजिए, बिल्कुल अर्ली से लेके लेटर तक सारे गॉड्स क्या क्या थे उसमें, खासकर उसमें जो 4 वेदा थे वो हमारे ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, समवेदा, उसके बारे में अच्छी से देख लीजिए। उसके भी सवाल लाएगा मेरे आपका भाई आपके लिए, बेफिक्र रहिए। यहाँ पर देखते हैं हम कौन सा कथन हमारा सही है और कौन सा गलत है। देखिए ऋग्वेदा की बात हो रही है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं अंडरलाइन कर लूँ जी। बहुत है, ये बोल रहे हैं कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स हमारी नेचर ऑफ रिलीजन हमारे ऋग्वेदा के इसमें सही है, करेक्ट पूछा है। और ये भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो कैंडिडेट हैं वो देख लीजिए पहले कि ये करेक्ट पूछ रहा है या नॉन करेक्ट, क्योंकि ये देखिए नीचे वाले सवाल में देखिए फॉल्स पूछा है। जल्दीबाजी में इंसान क्या करता है, सही करके आ जाता है और घर आके सोचता है कि ये मेरा सही है। मित्रों सारी गलती आपकी होती है छोटी छोटी चीज़ों में, इसलिए आप ध्यान से, कोई नहीं अगर आपका 10-20 सेकंड और लग रहे हैं उसको सवाल में, वो आपका सही भी तो होगा, वो 1 मार्क्स आपको आगे बढ़ाएगा, और 1-1 मार्क्स की कितनी अहमियत आपको पता ही है। तो अगर इसकी बात करी जाए तो इसका हम देखते हैं, जैसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट बोला इन्होंने कि द ऋग वैदिक रिलीजन कैन बी डिस्क्राइब एज नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म। जी हाँ, नेचुरल गॉड्स पूजे जाते थे, इंद्र वायु, तो बिल्कुल नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म था। और पॉलीथिज्म यानी कि विभिन्न प्रकार के पूजे जाते थे, पॉलीथिज्म जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए। हालांकि हमारे ऋग्वेदा में इंद्रा जो थे वो बहुत प्रमुख भगवान थे, याद रखना। इंद्रा नेचुरल जो थे, इंद्रा हमारे बहुत प्रमुख थे, ये भी याद रखना। पहला स्टेटमेंट तो हमने देख लिया कि सही है, यानी कि ये तो गलत होगा हमारा, ये ऑप्शन हट गया। There are striking similarities between ऋग्वेदिक रिलीजन एंड द आइडिया इन ईरानियन अवस्था। बिल्कुल ईरानियन अवस्था, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा जो ऋग्वेदिक वेदा के लोग थे वो आर्यंस थे, और आर्यन का हमारा जो आगमन हुआ था वो ईरान की तरफ से ही कहते हैं ज़्यादातर। तो ये बिल्कुल कथन याद करना पड़ेगा आपको, ये बिल्कुल सिमिलरिटी दिखती है ऋग्वेदिक धर्म में और आइडिया ऑफ ईरानियन अवस्था में। देखिए वैदिक, नेक्स्ट ऑप्शन है वैदिक सैक्रिफाइसेज वेर कंडक्टेड इन द हाउस ऑफ प्रिस्ट हु वाज कॉल्ड यजमान। देखिए ऐसा कुछ तो नहीं चलता था। वैदिक सैक्रिफाइसेज वेर कंडक्टेड इन हाउस ऑफ प्रिस्ट वो वॉज कॉल्ड यजमान। जी एक गलत कथन है, क्योंकि सैक्रिफाइस जो है खुद इंडिविजुअल करते थे, कोई यजमान में नहीं करते थे, इंडिविजुअल करते थे सैक्रिफाइस। जो कथन गलत होगा आपका। अगर आप 3 को हटाएं तो देखो मित्रों एक और ऑप्शन आपका कट गया, यानी कि अब आप 2 में बच गए, या तो बी या तो डी में से एक उत्तर रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है वैदिक सैक्रिफाइसेज वेयर ऑफ 2 काइंड्स दस कंडक्टेड बाय हाउस होल्डर एंड। देखिए वही बात आ रही है, हाउस होल्डर एंड दोज दैट रिक्वायर्ड रिचुअल्स स्पेसिफिक, जो मैंने अभी बात कही आपसे, इंडिविजुअल हाउस होल्डर घर के अलग अलग लोग करते थे। तो ये कथन बिल्कुल सही होगा, और हमारा आंसर जो बन जाएगा वो हमारा 1, 2 एंड 4 जो हमारा बिल्कुल मित्रों सही उत्तर बन जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करने की कला आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने सवाल है, देखिए फिर हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कास्ट मूवमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी केरला इज आर फॉल्स। 20th सेंचुरी में जो केरला मूवमेंट चला था, कास्ट मूवमेंट चली थी केरला में, आपने याद होगा इजावा कास्ट थी हमारी केरला की, जिसको बहुत प्रताड़ित किया गया था, हालांकि उसके लिए मूवमेंट भी चला था। आप बताइए मेरे को, इक्का मूवमेंट आपको याद होगा एक, अगर मैं आपको बताऊं, ईवी रामास्वामी अयंकर आपको याद होंगे। आप बताइए ईवी रामास्वामी अयंकर किस मूवमेंट से जुड़े थे? इसी मूवमेंट से जुड़े थे, केरला के कास्ट मूवमेंट से ही था। नाम कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पर पहले ध्यान देने वाली बात है कि इसमें फॉल्स पूछा है मित्रों, फॉल्स पूछा है इसमें, यानी कि सही वाले तो हमको बिल्कुल हटा देने हैं। देखिए केरलाज फर्स्ट मॉडर्न नोवेल जी इंदुलेखा अटैक्ड द सोशल डोमिनेंस ऑफ नंबूदिरी ब्राह्मण इन केरला। मित्रों केरला की पहली मॉडर्न नोवेल जो थी वो इंदुलेखा ही थी। आप कमेंट करके बताइए, बिल्कुल सही कथन है, कमेंट करके बताइए इंदुलेखा के ऑथर कौन है, और इसने अटैक करा था नंबूदिरी ब्राह्मण्स को केरला में। इजावाज हमारी नीची कास्ट लोअर कास्ट थी हमारी केरला के, ये भी मैं आपको बता दूं। इंदुलेखा हमारी बिल्कुल सही कथन है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सीवी रमन पिल्लई नोवेल मराठंडा वर्मा
मरथंडा वर्मा वॉज रिटन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट बाई नायर लैंडलॉर्ड। मित्रों ये नाम बिल्कुल कहीं से कहीं तक आता ही नहीं है। मरथंडा वर्मा जो है, मरथंडा वर्मा जो नोवेल है हमारी, वो सीवी रमन पिल्लई ने नहीं लिखी है। आप कमेंट करके बताइए कि किसने लिखी है मित्रों। ये बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा, ये बिल्कुल याद करना पड़ेगा आपको। श्री नारायण गुरु, देखिए इन्हीं की बात कर रहा था मैं। श्री नारायण गुरु वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ श्री नारायण धर्म परिपल्लना योगम दैट वॉज इंगेज इन इम्प्लीमेंट ऑफ इजावाज इन केरला। देखिए मित्रों, मैंने आपको जैसे बताया, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल इन्होंने करा था। ईवी रामास्वामी अंकर ने भी करा था, उनके बारे में भी यहाँ दिया नहीं है, पर आप जाके देखिए जरूर कौन सा मूवमेंट चलाया था उन्होंने। एक और फैक्ट आपको याद होना चाहिए, डॉक्टर पलपू द फर्स्ट इजावा ग्रेजुएट was one of the founders of Sri Narayan Dharma Paripallana Yogana that was engaged in the implement of Ijavas in Kerala। बिल्कुल सही कथन है मित्रों, सारे के सारे आपको रट लेने हैं, फर्स्ट से लेके थर्ड फोर्थ सेकंड को। आप मरथंडा वर्मा जाइए और कमेंट करके बताइए कि मरथंडा वर्मा नाम की किताब किसने लिखी थी, पहली बात तो। इसलिए इसका जो गलत पूछा है वो हमारा ओनली सेकंड जो हमारा वो कथन गलत है मित्रों। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कैसे सॉल्व करना है आपको आना चाहिए। अगर आपको ऑथरों के नाम नहीं याद होंगे तो आप ऐसे सवाल भी इसको भी सही करके आ जाते हैं अभी। तो आपको ऑथरों के नाम याद होना भी बहुत ज़रूरी है। मरथंडा वर्मा किसने लिखी है किताब, आप कमेंट करके बताइए सीरियस स्टूडेंट। देखिए इंडियन पॉलिटी का बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने आ गया है। ये पूछ रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट constitutional amendment were also law under article 13 of the constitution of India which could be declared void for being inconsistent with the fundamental right। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी मित्रों, सीधे सीधे उठा के लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन दिया है। गोलखनाथ केस जो था हमारे 1960s का, 1960s का जो गोलखनाथ केस था मित्रों, उस समय हमारा ये कथन कहा था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेर अल्सो लॉज अंडर आर्टिकल 13 of the Constitution of India which could be declared void for being inconsistent with the fundamental right। हालांकि ये स्टेटमेंट फिर बदली थी हमारी केशव वंदना में। तो मित्रों ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर इसी स्टेटमेंट आपको दिखती है तो आप सीधे गोलकनाथ मार के आएंगे। 53 का सटीक उत्तर होगा बी, गोलकनाथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट, देखिए नॉट पूछ रहा है, करेक्ट फॉर द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, आपने पढ़ा होगा 9th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा गलत है, ये इंसर्ट किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट, ये बिल्कुल सही है, आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा देखिए पीछे स्टूडेंट के लिए सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंसर्ट किया गया कौन से अमेंडमेंट से। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से किया गया था मित्रों। जी बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल ये सटीक उत्तर होगा बिल्कुल। इट इंक्लूड दोज लॉज विच वेयर बियॉन्ड द प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसमें गलत पूछा है हमको, तो गलत बताने हैं हमको। तो मित्रों ये बिल्कुल सही है, इसने इंक्लूड करा था दोज लॉज जो बियॉन्ड थे प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू के। इंसर्टेड बाई 42nd अमेंडमेंट, ये गलत है, हमने ऊपर देख चुके हैं, फर्स्ट से हुआ है, ये देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट से हुआ है। द लॉज इन द 9th शेड्यूल आर प्राइमरी दोज विच पर्टेन टू द मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के भी हो सकते हैं, रिजर्वेशन से भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ इसी के नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है, ये भी गलत कथन है। तो आप देखेंगे तो 3 और 4 जो है हमारा वो गलत कथन हो जाएगा बिल्कुल। अगर आपको पहला पता होगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट से 1951 से आया है तो आप इसको तो आराम से हटा देंगे 3 को। और 3 को मित्रों आप हटाओ, 3 आपको पता होगा कि मतलब ये 3 नहीं है और फॉल्स पूछा है उसने, तो 3 हमारा 3 ही जगह, एक ऑप्शन आपका ऐसे ही हट गया। उसके बाद फिर खेल हमारा सिर्फ 2 और 4 का ही बचा। 2 आपको पता ही होना चाहिए सही है, तो 2 को हट गया, 2 बचे हमारे सिर्फ, और 4 जो है हमारा वो बिल्कुल सामने दिख ही रहा है बिल्कुल कि वो गलत है बिल्कुल। आप जाइए 9 शेड्यूल अच्छी से पढ़िए, बाकी सारी बेसिक बात 9 शेड्यूल से जितनी रिलेटेड थी मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल मित्रों आपके सामने आता है, देखिए ये हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन डे। मित्रों ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर आप ये काम करिए, आप एक बात याद रखिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कब मनाया जाता है। मित्रों ये कमेंट करके बताइए, सीरियस स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेने वाला है, थीम सहित मेरे को बताइए कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है कमेंट करके बताइए कि ये कब मनाया जाता है। आपके लिए सवाल है, ये देते रहूँगा सवाल, तब आप बिजी रहोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, देखिए मित्रों विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन इज नॉट ट्रीटेड एज पार सो फार एज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंसर्न्ड। मित्रों जैसा कि आपने पता होगा कि आर्म फोर्सेस जो होती है उनके लिए फंडामेंटल राइट का कोई महत्वता ही नहीं है।
चलती नहीं है उनकी। उसके बाद पूछा है, तो यहाँ पर लिखा है कि फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन इज नॉट ट्रीटेड एट फार सो फार एज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंसर्न। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आर्म फोर्स के लिए कौन से फंडामेंटल राइट है, अंडर कौन से आर्टिकल के अंदर लिखे गए हैं फंडामेंटल राइट हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। जी हाँ मित्रों, इनके लिए होता है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ये, मेंबर्स ऑफ फोर्सेस एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप इन कंट्री, ये हमारे बिल्कुल नहीं होते मित्रों, याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कमेंसमेंट और सीसेशन ऑफ स्टेट ऑफ वॉर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। मित्रों ये बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जिम्मेदारी होती है कि वो नोटिफिकेशन देगी कमेंसमेंट के लिए या सेसेशन के लिए, स्टेट ऑफ वॉर की जितनी भी हमारी युद्ध की जो कंडीशन होती है उसका जो नोटिफिकेशन देती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देती है, ना कि होम अफेयर। आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल 57 का सी हो जाएगा सटीक उत्तर। देखिए महात्मा गांधी के बारे में कथन पूछा गया है, फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंस 1893 से 1914 इज आर ट्रू। इसमें से कौन से हमारी स्टेटमेंट जो है वो सही है। एक सवाल जो है बिल्कुल जानदार सवाल है मित्रों। तो देखिए, मुस्लिम मर्चेंट वेर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द गांधीनियन पॉलिटिकल मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। जी हाँ बिल्कुल सही है, मुस्लिम मर्चेंट थे वहाँ। आपने पढ़े होंगे डेंचर्ड मर्चेंट हमने पढ़े होंगे उसमें। 1906 में गांधी लेड अ कैंपेन इन केप टाउन अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फीसेस फॉर इंडियन। जी ना, ये गलत कथन है, बिल्कुल गलत कथन है मित्रों। गांधी बिगन हिज पॉलिटिकल करियर विद स्ट्रगल अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस ऑन इंडियन इन केप टाउन। मित्रों ये केप टाउन में नहीं था, ये सारे केप टाउन देखिए गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है मित्रों। और ये भी 1906 बिल्कुल गलत है, ये दोनों देख लीजिए आप, ये बिल्कुल गलत कथन है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ओनली 1। अब गांधी जी की बात आ गई है साउथ अफ्रीका में, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं यहाँ पर। पहली बात मित्रों, उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार निकाला था, IO लिख देता हूँ मैं, इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार निकाला था साउथ अफ्रीका में। पहली बात, उन्होंने पहला आश्रम बनाया था फोइनिक्स आश्रम वहाँ 1905 में। उन्होंने दूसरा आश्रम भी वहाँ बनाया था, वो बनाया था टोलजॉय आश्रम 1910 में। ये कुछ काम उनके बहुत प्रसिद्ध थे वहाँ, इंडियन ओपिनियन, फोइनिक्स आश्रम और टोलजॉय आश्रम बहुत प्रसिद्ध थे डेट सहित। और भारत में आके फिर 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया था मित्रों, ये भी मैं आपको बता दूं। और आपको एक और बात याद होनी चाहिए कि गांधी जी आए थे उत्तराखंड, पीछे वालों के लिए बता दूं, गांधी जी सबसे पहले हरिद्वार आए थे 1916 में। उसके बाद 1929 में आए थे कौसानी, एक हफ्ते के लिए आए थे वहाँ। अनासक्ति योगा लिखा थी उन्होंने, एक किताब मित्रों, याद होना चाहिए, बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ न्यूज़पेपर रिफ्लेक्टेड द कंसर्न्स ऑफ एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट। जी हाँ, आपने कहीं ना कहीं इसका नाम भी सुना होगा जरूर, अगर आप थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करें तो। देखिए कॉमरेड अखबार, हमदर्द, जमींदार और अल हिलाल। मित्रों बहुत ही जानदार सवाल है, सच बता रहा हूँ आपको, कि अगर पूछ देंगे कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के समय कौन सा अखबार हमारा कंसर्न में था एजुकेटेड इंडियन के लिए। देखिए अल हिलाल बता दूं हमारे, मौलाना अब्दुल कलाम ने कहा था अल हिलाल। मित्रों बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, कॉमरेड अखबार और हमदर्द और जमींदार आप कमेंट करके बताइए मेरे को। कौन सा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है देखिए।